नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है और इसका प्रश्नमाला नंबर 1 का ए है। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 60 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं 61 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिया गया है आपका 11 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर, इस प्रकार से डॉट डॉट आगे तक दिया गया है आपका 20 तक का स्क्वायर का हमें निकाल देना है योग। चूँकि बीच में प्लस दिया है तो योग कर रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला आप जान लीजिए कि ये बेसिक का फार्मूला है, इसके आधार पर आप बना सकते हैं। 1 से लेकर n तक ये क्या है, सम संख्याओं का, सॉरी 1 से लेकर n तक क्रमागत संख्याओं का योग कह रहा है, वर्गों का योग। तो 1 से n तक वर्गों का, 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना हो, संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होता है तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। इसके लिए फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। वर्गों का योग जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाई 6 होता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, हमेशा आपका कंसेप्ट इस पर बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है कि 11 का स्क्वायर दिया है, इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर दिया है, प्लस 13 का स्क्वायर है, प्लस डॉट 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 लास्ट 20 तक जाना है, 20 का स्क्वायर तक जाना है। ठीक है, तो हमने तो फार्मूला क्या आपको बताया, 1 से लेकर n तक की 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए ये होता है। ये क्या 1 से शुरू हुआ है? नहीं हुआ है। तो 1 से जब शुरू नहीं हुआ तो ये फॉलो होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 1 से लेकर 20 तक पहले संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें से घटा देंगे फिर 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग। तो 1 से 20 तक यानी 1 से लेकर अंत तक निकाल देंगे, फिर उसके बाद 1 से 10 तक निकाल देंगे, तो 11 से इसके बीच का संख्या निकल जाएगा वर्गों का योग। तो इसके लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं अब। तो इसके स्थान पर, n के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, n के स्थान पर 1 से लेकर 20 तक यानी 20 होगा, नंबर होगा। तो 20 हो गया n के स्थान पर, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, यानी 20 कर देंगे n इंटू n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 2n प्लस 1 यानी 20 का दोगुना कर देंगे, 20 दूना 40 आ 1 जोड़ देंगे 41, तो ये 41 हो जाएगा। अब बट्टा में 6 कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें से क्या करेंगे, 1 का है यानी 10 तक इसमें जाना है, तो नंबर हो जाएगा n का वैल्यू 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 10 में दोगुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 दूना 20 1 21 हो जाएगा। इसमें 6 से भाग कर देंगे, सिंपल इसका माइनस जो आएगा, अंतर आएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये काट देंगे तो 3 दूना का 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 7 7 चौके 28, इस पर एक 0 बैठा देंगे। इसमें से घटा देना है, सिंपल ये काट देंगे तो 3 दूना का 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा। अब ये 5 सत्ते 35 में 11 से गुना करेंगे तो 385 हो जाएगा। 35 में 11 से गुना करेंगे 385। अब इसको सिंपल घटा देना है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ बच गया आपके पास 6, 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 2485 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, आपका कोई भी योग होगा वर्गों का आप निकाल सकते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हमें दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 62 नंबर देखिए, बासठ नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि 1 के स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर बराबर 28 70 है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 40 का स्क्वायर। हमें इससे मतलब नहीं है, जो शुरू में दिया है उससे मतलब मत रखिए। आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, फिर इसमें भी अलग लगेगा फार्मूला, उस फार्मूले को याद रखिएगा, हमेशा आपको मतलब सही आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हमने आपको क्या बताया फार्मूला, 1 से लेकर n तक के संख्याओं को, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग हमने बताया था कितना, इतना से इतना तक के संख्याओं के वर्गों का योग हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। संख्याओं के
वर्गों का योग का फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 2 बताया था, n बताया था। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 से लेकर n तक लगातार संख्या होना चाहिए, क्रमिक कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, उसके वर्गों का योग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 से लेकर n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछे, संख्याओं के वर्गों का योग, तब इसमें आपको क्या करना होता है, तब इसमें सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6 कर देना होता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों फार्मूले में अंतर को आप स्पष्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n ही है, इसमें लगातार संख्या है। तो अब हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन दिया है क्या ज्ञात करने के लिए, 2 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 6 के पावर 2 प्लस डॉट 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 40 के पावर 2। ये लगातार क्रमागत सम संख्याओं का प्रारूप दिख रहा है हमें, 2 4 6, यानी इस तरह से हमें 40 तक जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका योग कह रहा है वर्गों का योग, तो हमने आपको फार्मूला बताया 1 से लेकर n तक। तो एक तो सम संख्या होगी नहीं, तो 1 के बाद 2 ही तो शुरू होगी, तो प्रथम से हो गया कि नहीं सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इस प्रकार से जब भी फार्मूला आपको दिखे तो आपको इसका प्रयोग करना होगा, यानी 40 n के स्थान पर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 40, 40 में 1 जोड़ देंगे 41, 40 में 2 जोड़ देंगे 42, यानी लगातार इसमें संख्याओं में 40 41 42 से गुना कर देंगे, अब बटा में 6 कर देंगे, यही आपका वर्गों का योग हो जाएगा। लगातार क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला ही होता है, और 1 से लेकर n तक किसी भी नंबर का होता है, लगातार होना चाहिए, किसी भी नंबर पर ये लागू करता है, लेकिन सम संख्याओं पर ये लागू करता है, साथ ही साथ विषम संख्याओं पर भी यही लागू करेगा। अगर यहाँ पर विषम भी कर दें तो भी यही फॉर्मूला रह जाएगा। कंसेप्ट के लिए हम आपको बता रहे हैं, वैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करके निकल जाएंगे, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट सीखना है तो भैया ये याद रखिएगा, ताकि इसके बाद भी कोई कहीं प्रश्न बने तो ये नहीं कि फिर उसके लिए वहाँ पे आपको कंसेप्ट बताना पड़ेगा। इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। थोड़ी सी चीज़ें हो सकता है कि उबाऊ लग जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हो सकता है आपको कहीं उबाऊ लगे, लेकिन जो भैया रियल है उसको हम बताना पसंद करते हैं। तो चलिए इसको हम क्या कर देंगे, 7 से काट देंगे, 6 से ये कट जाएगा, क्या 6 7 42 ये कट जाएगा, तो ओवरऑल इसको गुना करके लिख देना है, तो ये हो जाएगा 7 और 7 चौके 28, इसमें गुना कर देना है 40 से। चलिए आगे पीछे कुछ भी हो जाएगा, 4 से करें 7 चौके 28, 8 चौके 32, और 2 34 का 4 हाथ सिल 3, और 4 दूना 8 और 3 11, 1140, यानी 11480 आपका वर्गों का योग हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 62 का। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इससे हमें क्या बहस है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट हमारा मिल रहा है, तो हम भैया इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, बस पहचानने आना चाहिए। इसमें जो दिया गया है, पहले 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लगातार क्रमिक संख्याओं का दिया गया है, लेकिन ये क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको पहचान कर क्लियरफाई करना पड़ेगा। चलिए बाकी कंसेप्ट जानते हैं, इसका फार्मूला किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल जाइए, अब बाद में कोई और क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा, तो दिक्कत ना हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट जानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हो गया 61 हो गया, 62 हो गया, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया 225 का पावर इतना, और फिर सब 225 है, तो एक काम कर लेते हैं, 225 के स्थान पर उतना लिखने के झंझट क्यों पैदा करेंगे, 225 को हम a मान लेते हैं, 225 के बदले में a मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, a के पावर दिया गया है आपका 0.2, वैसे आप कर सकते हैं नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, लेकिन हम छोटा करने के लिए आपको मान रहे हैं 0.3, और नीचे दिया गया है, फिर ए रख देंगे जहाँ जहाँ 225 है, इसके पावर 0.8 है, फिर गुना कर देंगे 225 का पावर में दिया गया है 0.2। ठीक है, इसका एक कंसेप्ट होता है, आपको याद होना चाहिए, घातांक का नियम, x के पावर m गुना x के पावर n बराबर होता है x के पावर m जोड़ n। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और साथ ही साथ x के पावर m भाग x के पावर n इज इक्वल टू होता है x के पावर m घटाव n। ये फार्मूला याद है तो आप बना सकते हैं। तो ये हमारा x के पावर m गुना x के पावर n, यानी a के पावर हम क्या कर देंगे, a के पावर इन दोनों पावर को जोड़ देंगे, तो 0.2 और 0.2 यानी 0.5 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा में दिया है तो बटा कर देंगे, ये क्या हो जाता है ए के पावर, ये भी गुना में है तो इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा इसके पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्म क्या होता है, इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पावर m भागे x के पावर, यानी भागा कहने का मतलब बटा भी कर सकते हैं, इसका भी मान वही होगा x के पावर m, केवल रूप चेंज हुआ है, ये भी भाग ही है और बटा करें तो भी भाग है, तो ये रूप चेंज होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम इस फार्मूले के माध्यम से कैसे करेंगे, a के पावर m भागे a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर हम कर देंगे सिंपल, ये 0.5 के बदले में 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, और इसमें से ये पावर घटा देंगे 1 तो आ जाएगा। अच्छा, नहीं करना चाहते हैं तो आप वैसे ही रहने देते हैं, a के पावर 0.5 कर लेते हैं, और इसमें से हम क्या घट जाएगा, 1 घट जाएगा, चूँकि हमने m-n बताया, m है n है, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर 0.5 होगा, लेकिन माइनस में। तो अब इसको हम प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल एक और फार्मूला आपको बीजीय व्यंजक का याद होना चाहिए, आपको घटांक करने का नियम, कि x के पावर -m बराबर होता है 1/x के पावर m, यानी इस फॉर्म में अगर कोई संख्या है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में कोई संख्या है तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका घटांक करने का नियम होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्म पर हम कर देते हैं इसको 1/a के पावर 0.5 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको 0.5 कहने का मतलब क्या है, 1/a के पावर क्या कर देंगे, a के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 को हम हटाएंगे तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, यानी 1/2 हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखे हैं, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 1/2 होगा तो इसका मतलब भी हमारा क्या होता है, अब 1 जैसे किसी भी संख्या के पावर में 1/2 होता है तो इसका मतलब वर्गमूल हम कर देते हैं उस संख्या में, तो ये हो जाता है 1/√a भी हम लिख सकते हैं। रूट अंडर का मतलब ही होता है 1/2, तो रूट अंडर जैसे लगाएं तो ये हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा अंततः रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/√a। तो a का वैल्यू अब हम पुट कर देंगे, a का वैल्यू क्या रखे थे 225, तो 1 सिंपल हम कर लेते हैं √225, तो 225 कर देंगे तो 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 हो जाता है, तो ये 1/15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट होगा। ये सब इतना बताने की वजह से हमारा इतना टाइम लगा, नहीं तो हम धक धक बना देते हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए आपको सब कुछ लॉजिक बताते हुए कि क्या क्या कैसे होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 63 का, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौंसठ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है संख्या इतना में इकाई अंक क्या है। अब यहाँ भी आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, संख्या दिया है 21 और 37 में बोल रहा है, इसका पावर दिया गया है 753, कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इकाई अंक ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट होता है, अब यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा तभी आपको ये आगे जितने भी इकाई अंक आएंगे उस सबको बना पाएंगे। तो सबसे पहला लॉजिक ये है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर किसी भी संख्या के अंत में, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के अंत में 1 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, तो उसके पावर में चाहे कुछ भी आ जाए, दुनिया की कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या आ जाए पावर में, तो उसका शेष जो पूछेगा, शेष कर रहे हैं इकाई का अंक जो पूछेगा अंत से पहली संख्या, तो अंत से पहली संख्या यानी इकाई का अंक वो हमेशा वही संख्या हो जाएगी। अगर 0 अंत में है तो 0 हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 571 है, इसके पावर में हम कुछ भी लिख दें, दुनिया का कितना भी आपका मतलब अंक लिख दें, तो आपका आंसर क्या होगा, इकाई का अंक क्या बताएंगे, 1 ही बताएंगे, ठीक है। ये समझ गए नियम, तो एक नियम इसको याद रखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2-4 क्वेश्चन इसमें है जिससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यहाँ उदाहरण देने की अधिक ज़रूरत नहीं है, आपको केवल नियम बताना है। 0 1 5 6 जब भी रहेगा तो इकाई के पावर में चाहे जितनी भी अंक आ जाए उसकी इकाई के अंक 0 1 5 6 ही रह जाएगी, ठीक है। अब बच गया हमारे पास कितना, 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट में हमने 4 डिजिट को देख लिया है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए और आपका 2 3 7 और 8 आ जाए, 7 और 8 आ जाए, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इकाई के अगर पावर में कुछ दिया गया है, पावर अगर जैसे कि मान लेते हैं
जैसे यहाँ पे 7 आया हुआ है, ठीक है, ये इस फॉर्मूला के बेस पर आपको आधारित। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल जो पावर है ना, जैसे इसमें का जो नियम लगता है इस पर लागू हो जाता है। ये उदाहरण इसका हो जाएगा, क्योंकि अंत में क्या है, 7 है। 7 यहाँ पे हमने बता दिया, 2 3 7 8 किसी भी संख्या के अंत में हो और उसका पावर कुछ भी हो, तो इसका नियम ये होता है कि आप डायरेक्ट चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद भी एक और नियम बता देंगे। तो इसको इस नियम से ये होता है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका नियम यही कहता है कि 7 के पावर जो भी कुछ भी है ना, इस पावर को हम उठाते हैं, इस पावर को उठा लेते हैं और इसमें हम 4 से भाग लगाते हैं। हमेशा क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग लगाएंगे, ये नियम याद रखिएगा, ठीक है। 4 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे और रिमाइंडर देखेंगे कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा, 4 9 36, यानी 4 8 32 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 33 होगा, 4 8 32 होगा। रिमाइंडर कितना आ गया भैया, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो रिमाइंडर 1 आ जाता है तो इस इकाई अंक को हम उठाते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है उस इकाई अंक को उठा लेते हैं और इसके माथे पर रिमाइंडर को लिख देते हैं, इसके माथे पर रिमाइंडर लिख देते हैं और इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 7 के पावर 1 मतलब 7 एकम 7, यानी 7 को एक ही बार गुना करना है, यानी 7 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, इसकी इकाई के अंक पर 7 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 से भाग दे रहे हैं, एक शेष बच रहा है, चाहे कुछ भी शेष बच रहा है, उसी शेष को हम इकाई के माथे पर रख देते हैं, ठीक है, उसके पावर में। अगर शेष 0 हो जाता तो क्या करते हैं, अगर शेष यहाँ पे 0 आ जाता तो हम सिंपल इसी 7 के पावर में उसी संख्या को पावर बनाते जिससे हमने भाग किया था। तो इस 4 को भाग में लगा देते हैं और 4 को 7 को 4 बार गुना कर देते हैं और तब इकाई में जो अंक बचता वही इकाई का अंक हो जाता, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अगर इसी प्रकार से अगर अंत में 2 आते, 3 आता, 7 आता और 8 आता, तो यही फार्मूले का, इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे और सबका इकाई का अंक पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा 7 आ गया, हो सकता है यहाँ पे 2 भी आ जाए तो भी यही काम करते हैं। तो अंत में क्या आता, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 के पावर हम क्या करते हैं, वही संख्या करते जो कि आपके शेषफल में बचता, तो 2 के पावर 1 करते, तो इकाई का अंक क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आगे क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, एक और नियम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमने कितने अंकों को देख लिया, 4 और 4 8 अंक देख लिए, 2 अंक और बचे हुए हैं, जो कि 2 अंक में क्या हो जाएगा, एक 4 बचा हुआ है और एक 9 बचा हुआ है। 4 और 9 बचा हुआ है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा 2 से भाग करते हैं, इसमें हमेशा 2 से भाग करते हैं और सिंपल इसी प्रोसेस से करते हैं। 2 से भाग करेंगे, अगर शेषफल जो भी आता है उस शेषफल को इकाई के माथे पर रख देते हैं, इकाई के पावर बना देते हैं, उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आएगा आपका उसका सोल्यूशन जो भी आएगा, अंत में इकाई का जो भी अंक आएगा वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 अगर शेष न बचता, 0 बच जाता शेष, तो हम क्या करते हैं, उसी इकाई के माथे पर जिससे भाग दिए हैं उसको रख देते 2 से, ठीक है। तो इस प्रकार से इकाई का अंक मिल जाता। चलिए, अब आगे इतना समझाने के बाद आगे आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर समझ गए होंगे तो आगे जितने भी इकाई के अंक पूछेगा सबको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हर क्वेश्चन में मैं ये नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा, देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 64 है ना, 64 का इकाई का जो होगा, 64 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, संख्या 13 दिया गया है, 13 का पावर दिया गया है 2003, ठीक है। तो इकाई का अंक इसमें पता करना है। तो हमने अभी बताया आपको जिस संख्या के अंत में 64 नंबर में क्वेश्चन में आपको बताया, पूरा बेसिक देख लीजिएगा। तो जिस संख्या के अंत में अगर 3 आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके माथे पर जो भी पावर हो तो उस पावर में हम क्या करते हैं, 2003 में 4 से भाग लगाते हैं और इसका रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा और 4, यानी ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, 3 शेष बच रहा है। ओवरऑल क्या शेष बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 3 शेष को हम क्या करते हैं, इस 3 के माथे पर रख देते हैं, इस 3 के माथे पर इस 3 को रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27। अब इस 27 में इकाई पर कौन अंक है, तो 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि 64 नंबर में बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से। 65 हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
66 नंबर देखिए, अगर ये क्वेश्चन पहली बार फर्स्ट टाइम इसी पर आप देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को, तो आप 64 नंबर आपसे रिक्वेस्ट है कि देख लीजिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 65 तो हो गया, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 22 का पावर 23 है, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक बता देना है। तो सिंपल आपको क्या करना था, इस 23 में 4 से भाग लगाएंगे। अगर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आता है तो उसमें 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 4 × 5 = 20, 3 बच जाएगा, तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक को ले लेते हैं, इसके माथे पर हम इस शेषफल को रख देते हैं, यानी 3। तो ये हो जाएगा 8, 2 दूना का 4 दूना का 8, यानी शेषफल आपका क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या या इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 65 का 66 नंबर 8 होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 66 का। चलिए 67 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर दिया है 7 के पावर 105, 7 के पावर 105। तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होता है तो उसमें 4 से भाग लगाते हैं पावर में। तो 105 में हम 4 से भाग लगाएं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 25, 4 छक्के 24, 1 25, यानी रिमाइंडर के रूप में हमारा 1 बच रहा है। रिमाइंडर क्या हो रहा है, इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके माथे पर 7 के माथे पर हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को रख देंगे, यानी 7 × 7, यानी ओवरऑल आपका आंसर 67 का 7 इकाई का अंक हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 68 नंबर देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें करना कुछ नहीं है, सब में गुना नहीं करना है, सिंपल प्रत्येक के इकाई अंक को रख लेना है। प्रत्येक के इकाई अंक क्या है, पहले का 4 है इकाई पर, दूसरे का 8 है इकाई पर, तीसरे का 7 है इकाई पर, चौथे का 3 है इकाई पर। अब इसको गुना कर लेंगे तो 8 चौके 32 और 7 त्रिक 21, 32 में 21 से गुना करेंगे। तो फिर इसमें पूरा गुना नहीं करेंगे, फिर इसमें के इकाई अंक को हम गुना कर लेते हैं। इसका इकाई अंक ले लेते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी गुणनफल 2 हो जाएगा, यानी इकाई के अंक पर क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का, ठीक है। पूरा गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इकाई अंक को गुना कर लेंगे, ठीक। चलिए 68 हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो भैया लगातार देखिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन ये फंस गया तो डायरेक्ट यहीं देख रहा है, तो हो सकता है कि आपको समझ में भी ना आए। लगातार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर पीछे भी हमने क्वेश्चन का सलूशन कर दिया है, तो वहाँ पे हो सकता है कि मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, उसके बाद जल्दी से हम समझा रहे हैं, ठीक है। ये मत समझिए कि डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पर आए और हमने आपको कुछ बेसिक बताया ही नहीं, आप समझ लीजिए कि कुछ बता ही नहीं रहा बेसिक, ठीक है। तो इससे पहले कि आप क्वेश्चन को देखिएगा इसी पैटर्न पर, पीछे अगर क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिएगा इस पैटर्न वाले का, ठीक है। चलिए 68 नंबर हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर दिया है 56, 27 का पावर दिया है 153 और गुना में दिया है 671 का पावर दिया है आपका 72। तो इकाई का अंक कितना होगा, तो सबसे पहले इसमें इकाई का अंक ढूंढेंगे। तो हम देख रहे हैं इकाई के अंक पर 7 है, जिस संख्या के अंत में इकाई पर 2, 3, 7, 8 रहता है तो उसका कैसे हम निकालते हैं, उसके पावर में 4 से भाग देते हैं, उसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो 4 से इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 12 23 हो जाएगा और 4 × 5 = 20, 3 रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 7 के पावर रिमाइंडर रख देंगे, 7 के पावर शेष को रख देंगे, इसमें जो शेष आया है तो 7 के पावर 3 शेष आया हुआ है हमारा, तो 3 शेष रख देंगे और उसमें गुना कर देंगे। इसमें हमने आपको बताया नियम कि जिस संख्या के अंत में 1 रहे, 0 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो उसका हमेशा शेषफल वही संख्या हो जाता है, चाहे इसके पावर में कुछ भी हो जाए। तो इसका शेषफल डायरेक्ट हम 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा और ये गुना 1 कर देगा। तो 27 में 1 से गुना करेंगे, इसके इकाई में इसके इकाई से गुना कर देंगे तो 7 × 7, यानी ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका 69 का 7 आंसर हो जाएगा। 69 का 7 हो गया, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 7 के पावर 95
और माइनस कर देना है 3 के पावर 58। ठीक है, तो अभी बताया जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो उसमें क्या करते हैं, हमेशा पावर में 4 से भाग कर देते हैं, उसे रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये 7 के पावर इसमें 4 से अगर भाग करें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 15, 4 3 12, 3 15, यानी 3 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। और इसमें करेंगे तो 3 के पावर ये 4 से अगर भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 2 18, यानी 2 इसमें शेषफल हो जाएगा। तो अब हम सिंपल क्या करें, इसका सोल्यूशन करेंगे, 7 7 49 7 343 ये हो जाता है। इसमें से घटा देना है 3 तरीका 9 घटा देना है। तो सिंपल इकाई के अंक को केवल घटाकर हमें मतलब रखना है। तो 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 4। इकाई का ही करना है, पूरा घटाने की कोई आवश्यकता नहीं, इकाई अंक ही पता करना है। तो 13 में से 9 गया, 9 4 13, यानी इकाई के अंक पर 4 आपका आ जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 70 का। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 71 देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3694 का पावर दिया है 1793, गुना कर देना है 615 का पावर दिया है आपका 317, गुना 841 का पावर है 491। ठीक है, इसमें इकाई का अंक बता देना है। हम क्या बताए हैं, 4 का जब भी किसी भी संख्या के अंत में 4 या 9 हो तो उसमें हमेशा 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देकर उसका शेषफल करते हैं। तो शेषफल कैसे लिखते हैं, इसके इकाई के अंक पर माथे पर शेषफल लिखते हैं, किससे, 2 से भाग करके। अगर यहाँ 4 है तो 2 से करेंगे भाग तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 1 2 2 9 18, 1 19, 13, 2 6 12, 1 शेषफल बच जाएगा, यानी इस इकाई के पावर इसका शेषफल कर देंगे। ठीक है, अब गुना है तो गुना कर देंगे। हमने बताया है, आपको क्या बताया हमने कि जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहे तो उसके इकाई पर इसके पावर में कुछ भी रहे तो उसका इकाई का अंक एक उतना ही रह जाता है जितना कि इसके इकाई का अंक है। ठीक है, तो ये इस नियम से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद किसी भी संख्या के अंत में हमने बताया कि 0 1 5 6 हो तो यहाँ भी 5 है तो वहीं रह जाएगा, यहाँ 1 है तो वहीं रह जाएगा, चाहे पावर में कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये नियम आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, जो कि आपको 64 नंबर क्वेश्चन में बताया है, बेसिक जाकर देख लीजिएगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन में बेसिक बताना सही नहीं है, इसलिए मैंने 64 नंबर बताया, 64 नंबर जाकर देख लीजिएगा बेसिक क्या होता है। अब इसको गुना कर देंगे, 4 के पावर 1 होगा तो 4 ही होगा, गुना कर देंगे 4 5 20, 20 से कम 20, यानी 20 करेंगे तो इकाई के अंक पर क्या आया, 0 आया, तो यानी आपका इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यानी आपका 71 का जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 71 का। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 3 के पावर 61 है और गुना 6 के पावर 43 है, गुना 7 के पावर 82 है। तो आपको नियम याद रखना पड़ेगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 होता है, बार बार बोल रहा हूँ, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 होता है तो उसके पावर में हम 4 से भाग लगा देते हैं और इस इकाई के अंक के पावर में इसका शेषफल लिखते हैं। तो 61 में 4 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4 2 21 4 5 20, 1 हो जाएगा शेषफल। ठीक है, इसमें गुना कर देते हैं। जिस संख्या के अंत में 6 रहता है उसका कुछ भी पावर रहे उसका रिमाइंडर 1 ही होता है, सॉरी उसका इकाई का अंक 1 ही उतना ही होता है, यानी 6 ही हो जाता है। उसके बाद किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहता है तो उसमें हमेशा 4 से भाग लगाकर इस इकाई के माथे पर उसका शेषफल लिख देते हैं। तो ये 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, कट जाएगा 2, इसका शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आप सोल्यूशन कर लेंगे तो 3 गुने 6 हो जाएगा, यानी 36 18 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और 7 7 49 हो जाएगा ए यहाँ तक। ठीक है, अब इसके इकाई के केवल अंक हमें गुना करना है, सबका गुना नहीं करना है। इकाई के अंक करेंगे 8 9 72 हो जाएगा, तो 72 में इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया, 2। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ में। 72 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अरे भाई साहब नहीं दिख रहा है क्या, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 17 के पावर 1999, 17 का पावर है 1999, करना कुछ नहीं है, प्लस में दिया है 11 का पावर 1999।
फिर माइनस में दिया गया है 7 के पावर 1999। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमने आपको बताया है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 3 7 8 आता है, बार बार बोल रहा हूँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसके पावर में 4 से भाग कर देते हैं। तो पावर में 4 से भाग करेंगे और इसके इकाई अंक को उठा लेते हैं 7, और इसके पावर में इसके भाग का शेषफल जो आएगा उसको हम रख दें। तो 4 से भाग करें तो 4 चौका 16, 3 39, 4 9 36, 3 39, 4 9 36, 3 39, यानी 3 बच जाएगा रिमाइंडर। और इसमें कर देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी 11 क्या है लिखेंगे हम, जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहता है तो उसका कोई भी संख्या उसके इकाई अंक वहीं रह जाता है, यानी इसका इकाई का अंक वहीं रह जाएगा। अब माइनस कर देते हैं, उसके बाद 7, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहता है तो वहीं काम करना है, 4 से भाग लगा देंगे और इस इकाई के अंक पर इसका रिमाइंडर लिख देंगे। तो इसका रिमाइंडर वहीं आएगा जो यहाँ पे किए तो 3 ही आएगा, तो 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। 7 का करेंगे 3 बटा 7 7 49 7 343 हो जाता है। इसमें जोड़ देना है 1, इस घटा देना है 343। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 343 एक 344 हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे 343। तो हमें क्या करना है, केवल इकाई के अंक को घटाकर लिख देना है। तो इकाई का अंक 4 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और इससे पहले भी कुछ आएगा, यानी कुछ क्या 344 में 343 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो उसका मतलब इकाई का अंक भी आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 73 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका बेसिक समझना है, नियम समझना है, तो 64 नंबर क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है, देख लीजिएगा। 73 हो गया, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। 74 दिया है, इतना में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर होगा। तो हमने इकाई स्थानीय मान और जातीय मान बेसिक में भी बताया, वैसे भी बहुत आसान है, आप नहीं भी बेसिक देखिएगा तो चलेगा, देख लेंगे तो और मज़ा आएगा। इसमें कर देना है हमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो 7 का स्थानीय मान वही संख्या लिख देंगे, स्थानीय मान पूछेगा तो 7 को लिख देते हैं, उसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 बैठा देते हैं। और ये हो गया हमारा स्थानीय मान, इसको बोलते हैं स्थानीय मान। और जातीय मान जब भी पूछे इसका, तो जातीय मान वही संख्या हो जाती है, जातीय मान में वही संख्या हो जाती है स्वयं 7। अब कह रहा है इसका अंतर क्या होगा, तो घटा देना है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर से नहीं घटाया जाता है, इधर से घटाया जाता है, तो हमें पता था 69 93 होगा। ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इतना में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कर देना है, यानी दिया है 68 9 2 3 5। इसमें हमें करना है 9 का स्थानीय मान, तो 9 का भैया ये रहा हमारा स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान लिखेंगे तो ये 9 लिखेंगे, उसके बाद जितनी संख्या है उतना 0, 3 संख्या 3 0। उसके बाद पूछ रहा है 3 के स्थानीय मान, तो 3 के स्थानीय मान में क्या हो जाएगा हमारा, 3 तो लिखेंगे, उसके बाद जितनी भी संख्या होगी उतना 0, तो 3 लिखेंगे, एक संख्या इसके बाद एक संख्या है तो ये 30 हो जाएगा। घटा देंगे, सिंपल अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी 89 70 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी ग्रेटर देन 0 तो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि। इसका मतलब कुल मिलाकर समझना ये है, जैसा कि आपका बेसिक में अंततः हमने आपको बताया है कि किसी भी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है हमारा क्या, ये b से किसी संख्या a में भाग दे रहे हैं तो हमारा q प्राप्त हो रहा है, शेषफल r प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि a और b कोई पूर्णांक है, a और b कोई क्या है, पूर्णांक है, यानी पूर्णांक शून्य ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भाग का नियम कहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिवाइडेंट बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं, इसको कोशेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, यानी रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसका शर्त ये होता है कि किसी भी भाग में अगर भाज्य प्राप्त करना है, इसको भाज्य बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो किसी भी संख्या में अगर भाज्य प्राप्त करना हो, ये भाज्य मतलब ए प्राप्त करना हो,
तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बी क्यू हो जाता है, और जोड़ देते हैं इस शेषफल को, रिमाइंडर को। तो ये हमारा नियम फॉलो होता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिंबल हमेशा और हमेशा ए और बी ही हो, कुछ भी हो सकता है पूर्णांक, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी कोई पूर्णांक है, यानी किसी ए में बी से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो दो पूर्णांक कुछ भी रख सकते हैं आप, एक्स वाई भी पूर्णांक रख सकते, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। तो लेकिन शर्त ये रहना चाहिए कि जो जिससे भी भाग देते हैं और जो भी भागफल आता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी शेषफल आता है उसको जोड़ना ही होता है, ये नियम कहता है। तो कह रहा है तो कह रहा है हमारा कि पूर्णांक, तो Q और R कैसे होंगे, तो Q और R का प्रकृति जो होगा ना, वो हमेशा B से Q गुना करेगा और R जोड़ेगा। और इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी भाजक होगा ना, इस भाजक से ये जो होगा हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि जीरो जो होगा ना, ये R यानी R जो होगा ये जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। ये जो R होगा जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है। जैसे थोड़ा सा हम एग्जांपल देते हैं, और साथ ही साथ R जो होगा ये हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा, यानी B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी B हमेशा बड़ा होगा, ये छोटा होगा, जब भी होगा छोटा होगा, लेकिन जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से लेकिन बड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम 2 से भाग लगा देते हैं 5 में, ठीक है, 2 से भाग लगाते हैं 5 में। इस शर्त को समझने के लिए हम आपको समझा रहा है। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। एक चीज़ और हम कर लेते हैं, 2 में 4 में 2 से भाग लगाए तो ये कटेगा कितना में, 2 बार में ये 4 कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ना। तो हमने अभी क्या बताया कि ये जो है ना, इसको हम क्या बोले हैं, इसको हमने बोला है B। तो ये B का जो वैल्यू होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, R से ग्रेटर होगा, यानी R हमारा क्या, यहाँ पे 1 आया है, तो 1 से ये बड़ा होगा, ठीक है, यानी बड़ा आ ही गया, जो कि हमने यहाँ शर्त बोला है कि R जो होगा हमेशा B से छोटा होगा, या यूँ कह सकते हैं कि B हमेशा R से बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो यहाँ तो बड़ा हो गया, यहाँ भाग लगाया तो, या फिर इसके बराबर हो सकता है, ये रिमाइंडर क्या होगा, जीरो के बराबर हो सकता है। हमने अभी बताया, इस शर्त से क्या बताया है कि ये रिमाइंडर जो आएगा ना, वो हमेशा जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो जीरो हो सकता है, जीरो से बराबर हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, यानी हमारा जीरो के बराबर हो सकता है, या फिर जीरो के बराबर हो सकता है, या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ जीरो से बड़ा है, यहाँ जीरो के बराबर है, और लेकिन B जो ये होगा ये हमेशा इससे ये वाला बड़ा ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी शर्त को फॉलो करता है, न कि आपके ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं वो सब कभी फॉलो नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन पर अगर B नंबर पर बात करते हैं, तो ये B बराबर लिख रहा है AQ जोड़ R होता है। तो हमारा AQ जोड़ R थोड़े होता है, कोई भी भाग देते हैं तो भाज्य में भागफल से गुना करके हम ये नहीं प्राप्त करते हैं, समझ रहे हैं। हम हमेशा प्राप्त करते हैं भाज्य में, भाज्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा इसमें और इसमें गुना करते हैं। तो ये जितने भी आपके और सब शर्त दिए गए हैं, सभी के सभी शर्त गलत है, ठीक है, आपका यही शर्त सही है। ये हमेशा आपके भाग में हमेशा भाजक जो होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, और रिमाइंडर जो होता है शेषफल वो हमेशा जीरो के बराबर हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये शर्त को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, यही चीज़ तो है इसमें, और कुछ नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आया तो 1-2 बार ज़रूर सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मुझे लगा कि यहाँ पे समझाना चाहिए इसलिए मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपको बोरिंग लगा होगा तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं आता है लेक्चर ज़्यादा, हर किसी को पसंद नहीं आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेक्चर ज़्यादा हो गया होगा तो माफ़ी चाहूँगा, और नहीं तो समझाने के लिए मैं जो भी प्रयास किया हूँ आपको अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। करा यदि A तथा B दो वास्तविक संख्याएं हो तो ऐसी हो कि AB बराबर 0 हो, यानी AB बराबर 0 कब होगी। कह रहा है कि A जो है वास्तविक संख्या A और B दोनों वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी रूट में कोई संख्या आ सकता है, परिमेय संख्या के रूप में कोई संख्या आ सकता है, एक भी आ सकता है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या आ जाए, तो कह रहा है अगर दोनों को हम गुना करेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो इसके लिए शर्त क्या हो सकता है कि इसके लिए शर्त 3 हो सकता है। 3 क्या शर्त हो सकता है कि अगर पहले वाले को हम 0 मान लेते हैं और दूसरे वाले को परिमेय रखते हैं,
तो भी हमारा 0 आ जाएगा, चूँकि हमें 0 मंगा देना है। तो अगर मान लीजिए दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो दोनों अपरिमेय संख्या जैसे 1√3 हो गया, 1√2 हो गया, दोनों अपरिमेय संख्या है, इसको गुना करेंगे तो 0 आएगा? नहीं आएगा। ये कह रहा है कि 0 मंगा देना है, तो भैया इसका शर्त यही है कि इस अपरिमेय संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ए को अपरिमेय मानिए और नहीं तो बी को मानिए और नहीं तो दोनों को हटा दीजिए, दोनों को 0 मान लीजिए, या तो पहले वाले अपरिमेय संख्या को 0 बना दीजिए तो आपका 0 आ जाएगा, नहीं तो दूसरे वाले अपरिमेय संख्या को 0 बना दीजिए, पहले वाले को छोड़ दीजिए तो भी 0 आ जाएगा। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों अपरिमेय संख्याओं को 0 बना दीजिए तो भी आपका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही इसमें कहने का मतलब है। तो आपका क्या कह सकता है, इसमें कुछ ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन कह रहा है ए बराबर 0 रखिए और बी बराबर 0 रखिए। ये तो दोनों सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन बी नंबर में थोड़ा सा और मज़ेदार चीज़ बोल दिया है। ए भी रखिए, ए भी 0 रखिएगा, बी भी 0 रखिएगा और साथ ही साथ दोनों को 0 रखिएगा तो भी आपका 0 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल परफेक्ट तीनों कर रहा है। ये भी सही है कि दोनों को आप 0 बना दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन और भी मज़ेदार ये बात है कि आप ए और बी को, ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, और नहीं मन मानता है तो इन दोनों को आप कर सकते हैं। तीनों शर्त को आप लागू कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। अब बाकी कह रहा है कि ए को 0 रखिए, बी को 0 नहीं रखिए। ये तो कहीं ज़रूरी नहीं है कि बी को 0 नहीं रखिएगा तो नहीं होगा, बी को भी 0 रखिए, ए को 0 नहीं रखिएगा तो भी आपका हो जाएगा। तो ये बाकी जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन वो सब गलत है, लेकिन आपका ये बी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम तीनों स्थिति में हम 0 मंगा सकते हैं, ए भी बराबर 0 कर सकते हैं तीनों स्थिति में, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 77 हो गया। 78 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगर फिर भी समझ में नहीं है कमेंट कीजिएगा, बताने की कोशिश करूँगा। चलिए 77 हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो। तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन हमने बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। इसी को हम बोलते हैं सम अभाज्य संख्या, भी आपसे पूछ लिया जाता है सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या किसको, क्योंकि सम ये संख्या एक तो सम संख्या है साथ ही साथ अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसको सम अभाज्य भी बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये तो डिफिनीशन में आपको बताए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 2, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो भैया 70 से छोटी अभाज्य संख्या लिखनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक है ही नहीं, आप फॉलो करेंगे तो ये आसान है। बशर्ते इसका ट्रिक यही है कि आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। यानी 78 हो गया। 79 नंबर 70 से छोटी हमें क्या रखनी है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, 2 से, उसके बाद अभाज्य संख्या 3 हो जाती है। 70 से छोटी है सभी संख्या, 3 हो जाता है, उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, अच्छा 30 नहीं होगा, 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 हो जाएगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं, 43 हो जाएगा, 43, 44, 45, 46, 47 हो जाएगा, 48, 49, 50, 49 आपका तो हो जाता है, 49 नहीं होगा, 50, 51, 52, 53 हो जाएगा, 54, 55, 56, 57, 57 होता है, 58, 59 हो जाएगा और 60, 61 हो जाएगा, 61 और उसके बाद हो जाएगा 62, 63, 64, 65, 66, 67 एक हो जाएगा, 68, 69, 70। यानी आपका इतना ही संख्या है जो होगी, आपको देख लेना है। देखिए मन में आपको ये कैसे हम कर रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि हमें विभाज्यता का नियम याद है। 0 से लेकर कम से कम 12 तक आप विभाज्यता का नियम जानते हैं या 20 तक जानते हैं। किसी भी तरह भाग लगाकर प्रयास करेंगे देखने के लिए कि कटेगा कि नहीं, तो सब में आपको अनुमान लग जाएगा। ये प्रैक्टिकली संख्या है जिसमें आपको जैसे पहाड़ा आपको याद है 1 से 20 तक, तो 120 तक के पहाड़ा में आपको अगर सही से याद है पहाड़ा, तो आप अनुमान कर सकते हैं कि 59 किसी भी 1 से 20 तक के पहाड़ा में नहीं आता है, 61 भी नहीं आता है, 67 भी, जितनी भी संख्या है कोई भी नहीं आती है, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब पहला दूसरा तरीका ये होता है कि आप 1 से लेकर चल रहे हैं 70 के 20 तक, तो आप उसमें ढूंढना क्या है कि जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो तो पहले कटेगी नहीं। पहला तो ट्रिक ये हो जाता है कि जितनी भी सम संख्या होगी वो कटेगी नहीं, और प्रत्येक 2 के बाद सम संख्या आ ही जाएगी, जैसे 2 4 6 8, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। कंपटीशन हो जाता है इसमें किसमें, आपके विषम संख्याओं में। जैसे विषम संख्या आपको देखने को मिल जाएगा आपका क्या, जैसे विषम संख्या आपको 73 देखने को मिल जाएगा, तो ये 73 तो नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, 73 तो ये तो 70 से नीचे करना है। आगे भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आपको बता दिए 51, ये विषम संख्या है। अब कन्फ्यूजन होगा, विषम संख्या है तो ये कटेगा कि नहीं, तो ये भाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि विषम संख्या दिख रहा है, तो अधिकांशतः क्या होता है, विषम संख्या जो दिखता है वो अभाज्य संख्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है। ठीक है, जांच करना पड़ेगा। तो ये 17 का पहाड़ा हम जानते हैं 17 3 51 होता है, तो ये पहाड़ा हमारा यह मदद कर दिया कि विषम संख्या दिख रहा है। एक तो हम सम संख्या के इग्नोर करना सीख गए हैं कि सम संख्या जब भी आएगा तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है, लेकिन विषम संख्या होगा तो जितनी भी संख्या है इसमें अभाज्य दिख रही है, सभी के सभी विषम संख्या है। समझ रहे हैं ना, तो सभी की सभी विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्या होती हैं। तो विषम संख्या तो हमने कर लिया, लेकिन विषम संख्या में ध्यान रखना होता है कि वो भाज्य है कि नहीं, किसी और संख्या से तो कर नहीं रहे। तो ये इसमें क्या फ़ायदा करता है, इसमें पहाड़ा आपका फ़ायदा करता है। पहाड़ा हम देखते हैं कि 17 3 51, तो ये आ जाता है, तो ये भैया नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, तो ये ट्रिक होता है, बाकी इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब कह रहा है कि इसमें नंबर पूछ रहा है कि कितना हो रहा है, तो सभी नंबर्स को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, 19 जो हो रहा है, ये 70 से नीचे अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाती है। ठीक, कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 हो गया, 80 देख लेते हैं क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब की बार योग पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल है, 50 से 90 के बीच में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या इसको हम लिख लेंगे, उसके बाद योग कर देंगे। तो 50 से करेंगे तो 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो भी लिखे थे इसके बाद वही चीज़ फिर लिखने वाले हैं। कहाँ तक, 70 तक तो सेम रहेगा। तो 53 54 55 56 57 हो जाएगा। 57 नहीं होगा, बाप रे बाप, 57 नहीं होगा। 57 लिखे थे क्या उसमें, 57 अगर उसमें लिखे थे तो भैया माफ़ कीजिएगा, 57 उसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर लिखे होंगे तो शायद मुझे लगता है कि नहीं ये लिखे होंगे। 57 क्यों नहीं होगा, 7 5 12 हो जाता है, वो 3 से विभाजित हो जाता है। तो 53 होगा, 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 हो जाएगा, 60 नहीं होगा, 61 नहीं, 61 हो जाएगा, 61 उसके बाद 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 भी नहीं, 66 भी नहीं, 67 भी, 67 हो जाएगा, 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, 71 नहीं, 72 हो जाएगा, 72 नहीं, 71 हो जाएगा, 71 तो किए हैं, 71 हो जाएगा, 72 नहीं होगा, 73 हो जाएगा, 74 75 76 77 कर लेते हैं तो देखते हैं 77 हो जाएगा ना, 77 तो हो जाएगा, 78 79 नहीं होगा, 80 81 82 81 तो हो जाएगा, 82 83 नहीं होगा, 84 देखते हैं, 85 86 87 भी हो जाता है भाज्य, 88 89 ये नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी संख्या अभाज्य होंगी जो 50 और 90 के बीच में होंगी। ये आपको करना पड़ेगा, किसी भी तरह से लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने की बात है, 9 और 3 12 12 और 9 12 9 21 आ 21 3 24 1 25 आ 7 7 5 32 आ 33 आ 33 गो 9 गो 42 आ 42 3 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, 4 7 11 11 7 18 18 8 25 18 सॉरी 18 7 25 25 6 31 31 गो 6 गो 37 37 आ 5 42 आ 42 आ 5 कितना हो जाएगा, 42 5 47 47 गो 8 गो कितना हो जाएगा, 8 7 15 55 आ 55 गो 8 गो कितना हो जाएगा, 55 8 5 13 63, यानी 635 आपका क्या हो जाएगा, योग होगा। थोड़ा सा लेट हुआ होगा योग जोड़ने में, और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं बातों को। चलिए, ये कितना नंबर था भैया, ये था 80 नंबर। ठीक है, ये 80 नंबर क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। इसका अभाज्य संख्याओं का यही तरीका होता है, आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए और इसको क्लियरिफाई करने आना होना चाहिए। चलिए, विभाज्यता का नियम याद है अगर स्पष्ट तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
81 नंबर क्वेश्चन दिया है 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लिख लेंगे 110 और 120 के बीच कर रहा है ना, तो 110 और 120 के बीच में करते हैं, 120 के बीच में लिख लेते हैं 110 111, ताकि आपको समझ में आए, विभाज्य करने आ जाए। 112 113 114 115 116 117 118 119 ये रखिएगा। अब इसी के बीच में कर रहा था, इन दोनों को तो छोड़ ही देंगे, ये कट जाएगा, ये विभाज्य हो जाता है। 1 2 3 3 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करता है, ये कटेगा 2 2 4, ये सम संख्या है तो सम संख्या तो पहले काट ही दीजिए, सम संख्या तो होगा ही नहीं, चूँकि अभाज्य संख्या कैलकुलेट करना है तो सम संख्या को तो इग्नोर ही कर देता। बच गया विषम संख्या। विषम संख्या में ये देखते हैं 2 और ये 5, 113, ये तो कटने वाला नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं। इसको देख लेते हैं पहले, तो 2 और 5 7, 115 5 से, अरे भैया तो 5 से तो दिख ही रहा है, तो 5 से अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, 5 से विभाजित हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा ये देखते हैं 2 7 7 2 9, ये 3 से विभक्त हो जाएगा। ये 119 हमारा हो जाएगा कितना से, 17 7 19 119 होगा, 17 7 119 हो जाता है, तो ये 17 से कट जाएगा भाग। बच गया क्या 113, तो 113 आपका क्या हो जाएगा, एक ही ऐसी संख्या है 110 और 120 के बीच में जो अभाज्य संख्या है 113। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए 81 हो गया, यानी आपका 113 जिस ऑप्शन में होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन 81, मतलब संख्या बता दें कितनी संख्या है, तो एक ही संख्या है भैया, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो 161 हमारा दिया गया है, उसके बाद 221 दिया गया है, उसके बाद हमारा 373 दिया गया है, और साथ ही साथ 437 दिया गया है। इस सबको अभाज्य संख्या का बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहला काम, अगर नियमतः चले कि अभाज्य संख्या कैसे हम पहचानें कि ये अभाज्य संख्या है, तो इसके नियम होते हैं ये कि ठीक इसके आगे कोई वर्ग संख्या ढूंढते हैं। ठीक है, वैसे आप जल्दीबाजी में करना चाहते हैं तो आप लगा कर देख सकते हैं, किसी भी संख्या से रैंडमली आप काट कर देख सकते हैं। तो किसी भी संख्या से, मतलब अभाज्य संख्याओं से काट कर देख लेंगे, तो हम अभाज्य संख्याओं से ही कटना शुरू, चूँकि अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो सब में अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाना शुरू करेंगे, न कि भाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या से अगर भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कटने वाला अगर हो जाएगा तो कट जाएगा। तो देखिए, तो अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या होता है, 2 होता है, 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद अभाज्य संख्या चलते हैं 3 से, तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ देते हैं, 3 से भाग लगाना नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो ठीक है, 3 से भी नहीं कट रहा है। आगे अभाज्य संख्या क्या हो जाती है, 5, 5 से कटेगा नहीं, ये भी लागू हो जाता है। 5 के बाद 7 होता है, 7 से करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा 14 2 16 21, 7 दूना 7 तरीके 21, यानी ये 7 से तो विभाज्य हो रहा है। तो ये अभाज्य संख्याओं से अगर विभाज्य हो रहा है तो ये भैया अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है, ये भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि 7 से ये कट जा रहा है। इसी प्रकार से हम क्या कर देते हैं, इसको भी अभाज्य संख्याओं से लगातार भाग लगाकर चलते हैं, लेकिन इसका नियम ये नहीं होता, हम रैंडमली लगाकर दिखा रहे हैं आपको, नियम बता भी रहे हैं, नियम भी इसके बाद बता रहे हैं रैंडमली, नहीं तो चलिए हम नियम पर ही आते हैं। नियम ये कहता है, रैंडमली लगाकर बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चलिए अब नियम हम बता देते हैं आपको। नियम क्या कहता है कि 161 जो है ना, इसके ठीक आगे कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढते हैं, तो इसके आगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 69, 169 होगा ना। अब इसका हम निकाल लेते हैं वर्गमूल, तो ये 13 आ जाएगा, वर्गमूल 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 13 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सभी अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग लगाकर देखेंगे। तो 13 से पहले अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं से भाग लगाकर देखते हैं, अगर इन सभी संख्याओं से ये विभक्त हो जा रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 221 है ना, 221 के आगे चलते हैं, कोई अभाज्य संख्या ढूंढते हैं, तो 221 के आगे क्या हो जाएगा, 225 हो जाता है, तो 225 हो जाएगा भाज्य, मतलब इसका पूर्ण वर्ग संख्या। तो 225 का वर्गमूल निकाल देते हैं, 15 हो जाता है। 15 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे भाग लगाकर इसमें देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2, इन सभी से भाग लगाकर इसमें चेक करते हैं। तो 13 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कटेगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, 13 7 91, यानी 13 से तो ये विभाज्य हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अगर इन सब से विभाज्य हो जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं विभाज्य संख्या हो जाएगी, या भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं रहा है। उसके बाद 373 है ना, 373 के ठीक आगे हम ढूंढेंगे कौन सा,
373 के ठीक आगे हम नंबर ढूंढेंगे जो कि पूर्ण, जिसका पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो हम अगर करते हैं 373 तो 324 तो होता है आपका 18 का, 19 का करते हैं तो 361 होगा, छोटा ही होगा, 19 का नहीं होगा। 20 से करते हैं तो 20 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 20 का वर्गमूल क्या, वर्ग संख्या 400 होता है, 4 का 100 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 से नीचे जितनी भी छोटी संख्या है अभाज्य, उसको हम इससे भाग कर देते हैं। तो 19 है, 13 है, 19 है, 17 है, 13 है, उसके बाद आपका ये सब हो जाएगा 11, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2। इन सब से भाग लगा कर देखते हैं। तो पहले 19 से भाग लगा कर इसमें देख लेते हैं, ठीक है। 19 से भाग लगा कर देख लेंगे, इस सब से भाग लगा कर देख लेते हैं। अभी रहने देते हैं, इसको भी हम चेक लेंगे, क्या पता कहीं यही होगा तो फिर सबसे भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी हम थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। तो इसको जांच करेंगे तो ये 400 के 21 20 यानी 400 से आगे जाना पड़ेगा। तो 400 का तो वर्गमूल निकल जाता है 20, 441 ये जाएगा। तो इससे छोटी सी, मतलब इससे थोड़ी सी आगे संख्या, वर्ग संख्या कौन सी है, 441 है। तो 441 को हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये 21 हो जाता है। अब 21 से पहले जितनी भी संख्या है उससे हम इसमें अभाज्य संख्या जितनी भी है उससे हम भाग लगाते हैं। 21 से पहले क्या है, 19 भाज्य संख्या है, 17 है, यही चीज़ है सब। तो अब इससे भाग लगाकर बारी बारी देखते हैं। तो 19 से अगर इसमें हम भाग लगा देते हैं तो 19 दूना 38 हो जाएगा, और 38 हो जाएगा, 38 को 2 5 57, 19 3 57, ये भाज्य हो जा रहा है 19 से। तो जो संख्या एक से बच गया है ऑप्शन में, यही तो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, जरूरी नहीं है कि लगातार संख्याओं को हम जांच करते चलेंगे, ये हमारा थोड़ा सा गेस भी होना चाहिए कि कौन सी संख्या कट सकती है और कौन सी संख्या भाज्य नहीं हो सकती है। तो सब में रैंडमली हम लगा कर देख सकते हैं। नियम यही कहता है कि इसके आगे सोचिए कोई पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, उससे पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सब से भाग लगा कर देखिए, अगर कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर नहीं करता है किसी भी संख्या से, अभाज्य संख्या से, तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं? बाकी आप समझदार है, रैंडमली आप चेक कर लिए होंगे, हमें पता है, और बोर भी हो गए होंगे। चलिए ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बट समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि भैया समझ जाए तो अच्छी बात है। चलिए, तो इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन जो दिया था, कितना 83 84 कितना नंबर था आपका, 82 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 82 का सी नंबर ऑप्शन 373 सही होगा, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, प्राकृत संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। तो सिंपल दिया है, n क्यूब माइनस n दिया है, सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। तो हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि अगर n के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 1 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्राकृत संख्या n के लिए बोलता है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। तो 0 से कोई संख्या विभाज्य नहीं होगी। आगे बढ़ लेते हैं, अगर n के स्थान पर 2 रखते हैं, इसका पावर 3 कर देंगे, 1 हो जाएगा, सॉरी उतना ही घटा लेना है जितना कि ये करेंगे। तो 2 दूना का 4 दूना का 8 में से 3 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना का 4 दूना का 8 में से 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कर लेते हैं, अरे 2 घटाना है ना तो 2 ही घटाएंगे, ये यहाँ जो संख्या है वो उसी को यहाँ पे घटाएं तो यहाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे और माइनस 3 घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 3, 27 में से 3 घटेगा तो 27 में से 3 घटेगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो 3 4 के पावर 4 कर लेते हैं, इसमें से हम क्या कर देंगे, 4 को घटा देंगे, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 512 हो जाएगा, शायद 64 चौका देख लेते हैं, 64 चौका 4 चौका 16 6 चौका 24, 256 होगा। 256 में से हम 4 को घटा लेते हैं तो क्या होगा, 252 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या दिख रहा है कि सबसे छोटी जो संख्या है ये 6 ही ऐसी संख्या है जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया है और आगे हम मान रख रहे हैं तो 6 आ रहा है, इसके बाद की संख्या 24 आ रहा है जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके बाद कोई और संख्या छोटी से छोटी रखेंगे तो ये ऑप्शन से बिल्कुल हट जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो छोटी से छोटी यही संख्या होगी, यानी सबसे पहले जो बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपका यही संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सब आगे जो आ रहा है बड़ी संख्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि छोटी से छोटी संख्या ये होगी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं बड़ी सी बड़ी संख्या जो होगी ये 6 ही है जो इसके लिए सर्वदा मतलब ये विभक्त होगा, यानी 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 रख रहे हैं तो 0 होगा, 0 से कोई डिवाइड नहीं होगा, नहीं अनंत इन्फिनिटिव हो जाएगा।
इसके बाद हम n के स्थान पर 2 रख रहे हैं तो 6 ही आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। और उसके बाद रख रहे हैं तो भैया बड़ी संख्या हो जा रही है, तो नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, x के पावर m माइनस x के पावर n जो रहेगा ना, सॉरी x के पावर n और y के पावर अगर आपको m दिख जाए तो ये हमेशा और हमेशा क्या x माइनस वाई से विभक्त हो जाता है। मतलब इसमें x माइनस वाई से इनके और इनके अंतर से विभक्त होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा इसके पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर x के पावर m जोड़ y के पावर m हो जाए तो ये हमेशा सर्वदा आपका m x प्लस वाई से विभक्त हो जाता है, x प्लस वाई से विभक्त होता है। ये नियम आप याद रखिएगा, इस नियम से हमारा ये सवाल बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसके पावर को बराबर करेंगे। इसमें 4n है, इसमें 3n है, इसके पावर को हम बराबर करेंगे किसी भी तरह से। तो किसी भी तरह से बराबर अगर करने की हम कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 के पावर अगर हम 4 लिख दें और फिर इसका पावर n लिख देंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। 4 के पावर 3 लिख दें, उसके पावर n लिख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं x के पावर m उसके पावर n इज इक्वल टू होता है x के पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका हम पावर 3 के पावर 4 पर करेंगे तो 3 3 का 9 3 27 दिया 81 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा n, और ये कर देंगे 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, इसका पावर कर देंगे n। अब हमारा फॉर्म क्या बन गया, x के पावर m माइनस x के पावर m, m बराबर हो गया, यानी n यहाँ भी पावर में n यहाँ भी पावर में, तो ये हमारा बराबर हो गया। तो हमारा क्या शर्त है कि किससे विभाजित होगा, तो विभाजित ये संख्या जो भी है ये विभाजित x माइनस वाई इसी के अंतर से विभाजित हो जाएगा, यानी 81 माइनस 64 हो जाएगा, घटा देंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 17, यानी 17 से ये संख्या जो होगी विभाज्य हो जाएगी, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन 84 का सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 84 हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। पचासी नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 100, इसी पैटर्न पर है, ध्यान रखिएगा। 127 का पावर 127 दिया गया है प्लस 97 का पावर 127 दिया गया है, तथा बोल रहा है 127 के पावर में फिर दिया है 97 और प्लस 97 के पावर में 97। कह रहा है का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये तो अभी हमने बताया x के पावर m जोड़ y के पावर m अगर कोई संख्या है तो इसका एक गुणनखंड x प्लस y हो जाता है। तो इसके अनुसार हमारा पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा, 127 और प्लस 97 हो जाएगा। ठीक है, ये गुणनखंड 1 हो जाएगा, तो ये हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 9 2 11 और 1 12 और ये 2 224 हो रहा है। इसको अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वही फॉर्म है, हाई पावर बराबर है, तो इसको हम जोड़ देते हैं तो 127 और प्लस 97 ये दोनों को जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है भैया 224 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन खोज रहा है तो इसमें भी कॉमन ये है, इसमें भी यही है, तो दोनों में से अगर हम कॉमन खींच लें, अगर यहाँ पे कोई संबंध हो प्लस हो माइनस हो कुछ भी, तो हमारा दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 224 निकाल देंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 आ जाएगा एंड यहाँ भी 1 हो जाएगा कि नहीं। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 224 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई संबंध होता मैथमेटिकल्स या प्लस होगा माइनस होगा तो ये हमारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कॉमन पूछ रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तथा लगाकर बोल रहा है, यानी एंड लगाकर बोल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन 224 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आशा करता हूँ कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। इतने प्रश्न का सलूशन आप इजीली कर लेंगे। अब हम आगे बात करेंगे 86 87 88, इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में 86 से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, साथ ही साथ इसका मतलब 86 नंबर जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हैं। 87 नंबर थोड़ा सा इसमें हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है आपको, इसलिए थोड़ा सा हम रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे भी समझाने में हम जानते हैं थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। अब रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे इसको। आपका कितना 86 से
और आगे भी जितना बनेगा बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।